तो बच्चों पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक रीड कर लिया है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। एक लाइन रह गई थी कि इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में होता है, वही जो जिसको बोला था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में यहाँ जानकारी ली जा रही है, दैट इज आरएनए से डीएनए। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस? यस, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसका नाम था। चलिए अब आगे चलते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में हमें देखना है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर एज, दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? अब आपको पता है 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होती है। If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pair को अगर हम multiply कर दें with the distance between two consecutive base pair, that is 6.6 into 10⁹ base pair को 0.34 से multiply करेंगे तो हमारे पास ये approximately 2.2 मीटर DNA आ जाएगा। बच्चों एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, हो सकता है डाटा चेंज करके कल को आपसे पूछ ले। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि डीएनए की लेंथ बताइए, व्हाट इज डीएनए लेंथ, तो डीएनए की लेंथ क्या होगी? तो हो जाएगा बच्चों टोटल बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो आपको गिवन होंगे इनटू हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डाटा जो आपको है डिस्टेंस कितनी होती है ये आपको पता होगा, ये कभी भी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये निकलेगा, या हो सकता है क्वेश्चन में डीएनए की लेंथ दे दी हो और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पूछ रहा हो तो वो भी आपको बतानी होगी। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर एक बात तो पता चली कि 2.2 मीटर डीएनए होता है एक सेल के अंदर। A length that is far greater than the dimension of typical nucleus. Typical nucleus का कितना होता है बच्चों? 10.6 मीटर का डीएनए न्यूक्लियस का डायमीटर होता है, उसमें 2.2 मीटर डीएनए कैसे आ जाता है? How is such a long polymer package in a cell? किस तरीके से इसकी पैकेजिंग हो जाती है? एक बात और कही जा रही है, if the length of E. coli DNA is 1.366 mm है, can you कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन द ई कोलाई? बता सकते हो? बिल्कुल सर बता सकते हैं। 1.366 इसको mm में दिया है तो कन्वर्ट करिए मीटर में तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ बेस पेयर निकालने हैं तो बेस पेयर कर लीजिए इनटू डिस्टेंस कर लीजिए। डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास? 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेस पेयर आ जाएगा, ये पूरा जाकर के नंबर डिवाइड होगा, डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं कि कितने बेस पेयर होते हैं। आप बताइए आंसर कमेंट करके बच्चों। प्रोकैरियोट में देखें सच एज ई कोलाई, दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। बच्चों प्रोकैरियोट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, एक रीजन होता है जिस रीजन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, वहां पे न्यूक्लियस का डीएनए मौजूद होता है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। तो बच्चों अगर न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता तो क्या डीएनए पूरे सेल में स्कैटर्ड होता होगा? आंसर है नहीं, स्कैटर्ड तो नहीं रहता है। फिर क्या होता है? डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज इन अ रीजन टर्म्ड एज द न्यूक्लियोइड। तो ये प्रोकैरियोट की बात की जा रही है कि न्यूक्लियस ना होने के बावजूद भी डीएनए पूरी सेल में स्कैटर्ड नहीं होता, एक डेफिनेट रीजन में पाया जाता है क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हिस्टोन होती है जो इसको बाइंड करके रखती है एक रीजन में, इस रीजन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। बच्चों द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप। बच्चों ये लार्ज लूप बना करके रहता है, हेल्ड बाय द प्रोटीन। क्लियर? ये प्रोकैरियोट्स के लिए था। अब यूकैरियोट्स के लिए देखते हैं क्या कुछ सिमिलरिटी है या डिफरेंसेस हैं। In eukaryotes, this organization is much more complex. यूकैरियोट में अगर आप आओगे तो ये कॉम्प्लेक्स बच्चों और ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती हैं जो कि बेसिक प्रोटीन कहलाए गए हैं, नाम है इनका हिस्टोन्स। अ प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड।
ये बात आप लास्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूल में उससे पढ़ चुके हैं कि अमीनो एसिड में जो एल्किल ग्रुप लगा होगा उसी के आधार पे हम लोग बात करेंगे कि वो अमीनो एसिड बेसिक है, न्यूट्रल है या एसिडिक है। तो यहाँ वही बात हो रही है कि प्रोटीन एक्वायर करता है चार्ज अमीनो एसिड के द्वारा, जो अमीनो एसिड पे चार्ज होता है उसी की वजह से फाइनली प्रोटीन पे चार्ज आता है। हिस्टोन में क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं जैसे लाइजीन एंड आर्जिनिन, इस वजह से हिस्टोन बच्चों बेसिक है। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिक है तो कैसा चार्ज लेंगे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज लेंगे। और जबकि डीएनए कैसा चार्ज लेगा बच्चों? निगेटिवली चार्ज लेगा। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड द हिस्टोन और ऑक्टामर। अब ये जो हिस्टोन है बच्चों इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये बच्चों 8 ऑक्टामर बना लेते हैं ना, 8 यूनिट बनाते हैं जिसको हम लोग ऑक्टामर कहते हैं। जैसे यहाँ पे H1 आ जाता है, H2 आ जाता है, फिर H3 आ जाएगा, इसी तरह से H4 और इसके जस्ट पीछे भी होगा बच्चों, इस तरीके से इसके जस्ट पीछे भी होगा 4 यूनिट का। उसकी वजह से बच्चों ये एक ऑक्टामर मिलेगा। आगे निगेटिवली चार्ज डीएनए बच्चों रैप हो जाएगा अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब डीएनए बच्चों आएगा और इस तरीके से यहाँ पर रैप हो जाएगा और रैप होके फिर आगे बढ़ेगा, फिर कोई आगे हिस्टोन ऑक्टामर ऐसे होगी और फिर ये ऐसे रैप होकर के आगे बढ़ जाएगा। तो आपको एक ऐसी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको एक बीडेड स्ट्रक्चर इस तरीके से नजर आएगा, ऐसा लगेगा मोतियों की माला जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में पिक्चर जो देखा गया है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इसी को कहते हैं बच्चों बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बट नथिंग, इट इज अ न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम का पिक्चर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में बच्चों 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। कह सकते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर की रैपिंग हो सकती है बच्चों। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट करता है रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड द क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन की बच्चों मोनोमर यूनिट का नाम ही न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम बार बार मिलने से क्या बन जाते हैं बच्चों? क्रोमैटिन बनता है। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडी है जो कि न्यूक्लियस में हम देख सकते हैं। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन में बच्चों बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के रूप में दिखते हैं जब हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, हाउ मेनी सच बीड्स न्यूक्लियोसोम्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल? इसी मैमेलियन सेल में कितने दिखेंगे? तो बेटा टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को चाहे हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेल में, उसको बच्चों 200 से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएंगे कि यहाँ पर कितने बच्चों बीड्स दिखेंगे। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। अब ये जो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है बच्चों ये पैकेज हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और कॉम्पैक्ट होके क्रोमैटिन फाइबर के रूप में नजर आता है और फर्दर इसकी कॉइलिंग हो जाती है और कंडेंस्ड अगर होता है मेटाफेज स्टेट में तो ये हमें सेल डिवीजन के समय बच्चों क्रोमोसोम के रूप में नजर आता है। ये हमने पढ़ लिया था बच्चों सेल डिवीजन में। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर करता है बच्चों एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए दैट कलेक्टिवली आर टर्म टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। याद रखिए बच्चों अगर हम एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन को लेंगे तो हम क्रोमैटिन को हायर लेवल पे भी इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यहां पर बच्चों स्ट्रक्चर दिया गया है, ये आपका डीएनए है, ये बच्चों आपकी कोर प्रोटीन है। ये कोर प्रोटीन पर ये डीएनए बच्चों इस तरीके से हेल्ड है और जाकर के फिर ये H1 हिस्टोन अलग से इसको लगा रहा है, इसकी टाइट करने का काम करता है जिससे कि ये जो थ्रेड है कहीं से भी लूज ना होने पाए। तो दिट इज अ कोर प्रोटीन एंड इट इज अ H1 प्रोटीन। ठीक है, ये सपोर्ट करने के लिए काम में आता है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस कुछ रीजन में क्रोमैटिन बच्चों लूजली पैक्ड होता है और वो स्टेन जब हम उसकी स्टेनिंग करते हैं तो ये लाइट स्टेन लेता है। इस स्टेन वाले हिस्से को जो कि लाइट स्टेन ले रहा है क्रोमैटिन, ऐसे क्रोमैटिन का नाम बच्चों यू क्रोमैटिन देते हैं। क्रोमैटिन जो कि डेंसली पैक्ड होता है और स्टेन डेंसली दिखता है, ऐसे को बच्चों हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। यू क्रोमैटिन को बच्चों हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होता है। मतलब इसी से बच्चों यानी इस वाले हिस्से से ही एमआरएनए बनता है और यहां से बच्चों प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो जेनेटिक कोड के आधार पे बनती है।
वेयर एज हेटेरोक्रोमेटिन बच्चों इनएक्टिव रीजन होता है डीएनए का, इसे आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। आज तो हमें इंफॉर्मेशन है बच्चों के डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल है, सीधे हम लोग याद कर लेते हैं। बट क्या ये इतना ही इजी था साइंटिस्ट के लिए ये बता पाना कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? इसकी खोज कैसे हुई कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? तो यहां से स्टार्ट होता है कंसिडर हमारा डिस्कशन की सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो ये हेडिंग हमें पढ़नी है। Even though the discovery of nuclein by Michner and the proposition principle of inheritance by Mendel almost at the same time। देखिए मिस्चर साहब ने 1850 के आसपास ही इसको खोजा और 1856 से 63 के बीच मेंडल का काम आया। बट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल काम करता है, इसको डिस्कवर करने में आगे अप्रॉक्स बच्चों 100 साल लगे। 1926 से शुरुआत होती है बच्चों। यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को लेकर के आते हैं, लेकिन इनके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से लोगों का विश्वास उतना नहीं बनता। उसके बाद एवेरी, मैक्लियोड, ये सब लोग आते हैं, वो लोग भी इनके पे बताए हुए काम को करते हैं, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती। लेकिन बाद में आते हैं हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज के आने से अनइक्विवोकल रिकॉर्ड्स मिल जाता है, दैट इज सबकी बोलती बंद हो जाती है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो मैंने साइंटिस्ट के नाम लिए इसी सीक्वेंस में आपको याद होनी चाहिए, इसी सीक्वेंस में, क्योंकि वो पूछता है एक्सपेरिमेंट के साथ कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो हम शुरुआत करते हैं 1926 में है। क्वेश्चन डिटरमाइन हुआ कि मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। तो हमारी जो जेनेटिक थी, जेनेटिक में अभी हम ऊपर ऊपर बात कर रहे थे, 1926 तक हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने लगे। जो पुरानी डिस्कवरी थी ग्रेगर मेंडल की, वॉल्टर सुटॉन की, थॉमस एंड मॉर्गन की एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट की, इन्होंने नैरो कर दिया सर्च को क्रोमोसोम तक ला करके। कुल मिला के इन्होंने कहा कि जो भी कुछ छुपा है जेनेटिक रिलेशन से वो क्रोमोसोम में छुपा है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं मोस्ट ऑफ द सेल में। लेकिन अभी भी बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम बना किससे है? प्रोटीन से मिलकर के बना है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना है, ये वो डीएनए ही है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता थी, उसी को लेकर के आगे डिस्कवरी की गई है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब समझिए। ट्रांसफॉर्म करना क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे 2000 तक किसी के पास भी टच मोबाइल नहीं था, लेकिन 2010 आते आते बच्चों टच मोबाइल मार्केट में आने लग गए। हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया टच स्क्रीन के हिसाब से, और आगे और भी ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास नई टेक्निक्स आती जा रही हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या हुआ है, ग्रिफिथ ने भी देखा। इसमें देखा बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया में देखा। ये न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया था। 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने विटनेस किया एक मिराकुलस चमत्कारिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया के अंदर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया हैज चेंज इन द फिजिकल फॉर्म। बच्चों इसको विधिवत हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको ड्रा करता हूं और आप साथ साथ में समझिए क्या बात इन्होंने कही थी। इस बात को समझिए। इन्होंने बैक्टीरिया की बच्चों एक कॉलोनी ली जो कि नॉन वायरुलेंट थी, और ये जो नॉन वायरुलेंट कॉलोनी थी इसका नाम इन्होंने रखा बच्चों आर स्ट्रेन। ये आर स्ट्रेन कॉलोनी बैक्टीरिया अगर बच्चों इंजेक्ट कर दी जाती किसी माइस में, किसी चूहे में, तो वो माइस बच्चों अलाइव रहता था, जिंदा रहता था, मरता नहीं था। लेकिन एक कॉलोनी इन्होंने बच्चों और ली इसी बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की, जो कि वायरुलेंट स्ट्रेन था बच्चों। इस स्ट्रेन का नाम इन्होंने एस स्ट्रेन दिया था। एस का मतलब स्मूथ, आर का मतलब रफ। इसको अगर माइस में इंजेक्ट कर दिया जाता था तो माइस की बच्चों डेथ हो जाती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अब आगे क्या होता है, इसी एस स्ट्रेन को ग्रिफिथ गर्म करते हैं, इसकी हीट करते हैं, हीट कर देते हैं, किल्ड करवा देते हैं। हीट किल्ड करने के बाद अगर माइस में इंजेक्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि माइस बच्चों अलाइव रहा, जिंदा रहा। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। ये हीट किल्ड वाले एस स्ट्रेन को बच्चों आर स्ट्रेन के साथ मिला देते हैं कॉलोनी में, और मिलाने के बाद तब इंजेक्ट करते हैं माइस में, तो देखते हैं माइस की डेथ हो गई। तो ये इनके लिए बहुत मिराकुलस चीज थी कि ऐसा कैसे हो गया।
अभी तक तो ऐसा स्ट्रेन जो हीट किल्ड वाला था, अगर मैं माइस को दे रहा था तो माइस तो जिंदा था, और आर स्ट्रेन तो वैसे भी नॉन वायरोलेंट स्ट्रेन है, वो तो माइस को जिंदा रखता है। लेकिन जब मैं दोनों को मिला रहा हूं तो इसकी डेथ कैसे हो रही है, क्योंकि हीट स्ट्रेन एस तो अकेले कुछ कर ही नहीं सकता। यानी क्या आर स्ट्रेन में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड हुआ गया है? इसी आधार पे, इसी बेसिस पे इन्होंने कहा आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन से निकल करके, समथिंग एस स्ट्रेन से निकल करके आर स्ट्रेन में गया है, और आर स्ट्रेन को उसने नॉन वायरोलेंट से वायरोलेंट बना दिया है, जिसके कारण चूहे की मृत्यु हो गई है, दैट इज चूहिया मर गई है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था। आइए एक्सपेरिमेंट में बात कर लेते हैं बच्चों कि जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को, बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है कल्चर प्लेट पे, सम कुछ स्मूथ शाइनी कॉलोनीज देखने को मिलती हैं और बाकी की कॉलोनीज बच्चों रफ होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बच्चों म्यूकस होता है, दैट इज पॉलीसैकेराइड का एक कोट होता है, उसके कारण वो स्मूथ दिखती है, जबकि आर स्ट्रेन में ये म्यूकस का, पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं बनने पाता है। माइस को जब हम इन्फेक्ट कराते हैं एस स्ट्रेन, जो कि एक वायरोलेंट स्ट्रेन है, तो निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करने पे निमोनिया डेवलप नहीं होता और माइस जिंदा रहता है। ये देखिए दोनों एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, एस स्ट्रेन माइस डाई, आर स्ट्रेन माइस अलाइव। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। इन्होंने एस स्ट्रेन को बच्चों हीट किया और बैक्टीरिया को किल कर दिया। इन्होंने ऑब्जर्व किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हम माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस अलाइव रहता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट देखिए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया और माइस बच्चों अलाइव रहा। नेक्स्ट, अब चौथा एक्सपेरिमेंट वो करते हैं कि जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन लाइव के साथ मैच कर देते हैं, मिला देते हैं कॉलोनी में, और तब इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, तो माइस बच्चों मर जाता है। तो यहां से इनके अंदर ये रिवोल्यूशनरी बात जागती है कि ऐसा क्या हुआ, आर स्ट्रेन कैसे वायरोलेंट हो गया। तो इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन और बैक्टीरिया, माइस बच्चों डाइड। मोर एवर अगर कहें तो इन्होंने रिकवर्ड कर लिया बच्चों लिविंग एस बैक्टीरिया को फ्रॉम द डेड माइस। तो जिन्होंने जब चूहे को देखा ना, यहाँ पे ये चूहा जो मर गया था बच्चों, तो जब चूहे को देखा तो चूहे में से इनको बच्चों मिला एस स्ट्रेन। तब इनके रोंगटे खड़े हुए कि ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो हीट किल्ड कर दिया था एस स्ट्रेन को, ऐसा कैसे हो सकता है कि एस स्ट्रेन यहां से मिल गया हो। तो ही कंक्लूडेड, इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है किसी न किसी तरह से बच्चों ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है खुद हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की तरह ये बिहेव कर रहा है। और इसका कारण क्या बना, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से कुछ ट्रांसफर हुआ है। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट। यानी कोई चीज ऐसी है जो एस स्ट्रेन से निकल करके आर स्ट्रेन में गई और आज आर स्ट्रेन को कहा कि स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बना लो, और ऐसा होते ही आर स्ट्रेन वायरोलेंट हो गया और उसने चूहे को मार दिया। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का बच्चों ट्रांसफर हुआ है। ज्यादा कहें तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिफाइंड नहीं हो पाया इस एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि ग्रिफिथ बस समथिंग समथिंग करके ही रह गए, बताते रह गए कि हाँ कुछ ना कुछ जरूर पास हुआ है। अब बारी आती है बच्चों अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी की। इनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ के काम को इन्होंने आगे किया। इन्होंने किस तरीके से किया बच्चों, इन्होंने सबसे पहले वहां पे मोनोसैकराइडेज लगा दिए, जिससे कि सारा का सारा उस सेल का, न्यूमोनिया का, एस स्ट्रेन का बच्चों ग्लूकोज या जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो सब डिस्ट्रॉय हो गया बच्चों, हाइड्रोलाइज हो गया। लेकिन फिर भी चूहा मरता रहा। फिर उन्होंने आरएनएज लगा दिया बच्चों, आरएनएज लगाने पे भी चूहे की डेथ होती रही। इन्होंने फिर बच्चों प्रोटीएज लगा करके देखा तो उससे प्रोटीन सारा हाइड्रोलाइज हो गया, फिर भी चूहे की मृत्यु होती रही। लेकिन जब उन्होंने डीएनएज लगा दिया जिससे डीएनए सारा का सारा हाइड्रोलाइज हो गया, तो चूहा बच्चों अलाइव रहा, जीवित रहा। तो अवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी ने बताया कि देखिए हम डीएनएज जब लगा रहे हैं तो सारा डीएनए हाइड्रोलाइज हो जाता है और चूहा अलाइव रहता है। लेकिन जब हम मोनोसैकराइडेज लगा करके रोकते हैं कार्बोहाइड्रेट को तो भी चूहा मर रहा है, आरएनएज लगाते हैं, आरएनएज खत्म कर दे रहे हैं फिर भी चूहा मर रहा है, प्रोटीएज लगाते हैं फिर भी चूहा मर रहा है। इसका मतलब केवल और केवल डीएनएज ही पॉसिबल है, दैट इज डीएनए ही वो है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है।
तो इन्होंने क्या बताया कि द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। सोचा क्या जा रहा था, सारे साइंटिस्ट मिलकर के सोच रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल जरूर ही प्रोटीन होगा। इन्होंने वर्क किया और डिटरमाइन किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार चीजें थी उसका बायोकेमिकल नेचर इन्होंने निकाला। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्यूरिफाइड किया बच्चों बायोकेमिकल्स को, प्रोटीन्स को, डीएनए को, आरएनए को, हीट किल्ड एस सेल से, देखने के लिए कि इनमें से कौन है जो लाइव आर सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एस सेल में। इन्होंने डिस्कवर्ड किया डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया। इन्होंने बताया कि एस बैक्टीरिया में केवल डीएनए ही ऐसा है जो कि आर बैक्टीरिया को वायलेंट बनवा रहा है। इन्होंने ऑल्सो डिस्कवर्ड किया प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज प्रोटीएजेस एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा मैंने बताया बच्चों, अगर हम प्रोटीज डाल रहे हैं तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुक रहा है, आरएनएज डाल रहे हैं तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुक रहा है। सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नॉट अ प्रोटीन नॉट आरएनए। लेकिन अगर हम डीएनएज के द्वारा डाइजेस्टिंग करवा देते हैं डीएनए की, देन ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों इनहिबिट हो जाता है। दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देता है। They concluded that DNA is the hereditary material। इन्होंने इससे ये निकाला, इससे ये पता कर लिया कि डीएनए वो है जो कि हेरिडेटरी मटेरियल है, इनहेरिटेंस मटेरियल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन सारे के सारे बायोलॉजिस्ट बच्चों इनसे कन्विंस नहीं हुए और आगे जाके हर्षे चेज को एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज? यस बच्चों, डीएनएज यहाँ का मतलब है बच्चों प्लूरल, बहुत सारे डीएनए, और ये डीएनए का मतलब है बच्चों एंजाइम, दैट इज डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है डीएनए। अब हम देखेंगे बच्चों किस तरह से हर्षे एंड चेज ने सबकी बोलती बंद की। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये खोजने वाले कौन है? हर्षे एंड चेज हैं। जितनी सरलता से आज हम कह देते हैं इतना आसान नहीं था। द अनइक्विवोकल प्रूफ बच्चों, इसको कहते हैं बोलती बंद कर देने वाला प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट किससे आया? हर्षे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट करने से आया। पूरा नाम बच्चों इनका अल्फ्रेड हर्षे था और इनका पूरा नाम मार्था चेज था। 1952 में एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने वर्क किया कुछ वायरसेस के साथ जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे। ऐसे बैक्टीरिया को बच्चों बैक्टीरियोफेज होते हैं। मैं ड्रा करके आपको बताता हूं। इस तरीके से इनमें बाहर की ओर बच्चों प्रोटीन का कोट होता है, ये प्रोटीन का कोट है, और अंदर बच्चों जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए होता है। याद करिए, बैक्टीरियोफेज बच्चों अटैच हो जाते हैं बैक्टीरिया से एंड इनके जेनेटिक मटेरियल बच्चों एंटर हो जाते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर। देखिए इस तरह से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करा देता है बैक्टीरिया के सेल में। बैक्टीरिया का ये डीएनए है, बैक्टीरिया के इस डीएनए में ये अटैच हो जाता है और जाकर के अपना काम करवाने लगता है। यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं और लास्टली इस सेल की बच्चों डेथ हो जाती है। इस तरह से बैक्टीरियोफेज काम करते हैं। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। कहा जा रहा है कि जो बैक्टीरिया की सेल है बच्चों ट्रीट करती है वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपनी तरह। वो सोचती है कि मेरा ही डीएनए है, मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, और इसके ऐसा करने से क्या होता है कि उसी बैक्टीरिया के सेल में मैनी मोर बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स जनरेट हो जाते हैं। हर्षे एंड चेज ने वर्क किया डिस्कवर करने के लिए कि बच्चों ये जेनेटिक मटेरियल जो कि इंसर्ट हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है कि डीएनए है फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर द बैक्टीरिया। चलिए अब अगले पैरा में हम देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया बच्चों, सम वायरसेस को इन्होंने ग्रो कराया ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस। कुछ बैक्टीरिया बच्चों इन्होंने ग्रो कराए, ध्यानपूर्वक देखिए, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे। अब आप याद करें बच्चों, अमीनो एसिड में सल्फर तो हो सकता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अवश्य है, लेकिन फास्फोरस कंटेनिंग अमीनो एसिड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फास्फोरस केवल पाया जाता है बच्चों डीएनए के अंदर फॉस्फेट में। तो अगर हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे इसको ग्रो कराएंगे तो ये बच्चों इनटेक कर लेगा। यहाँ पे फास्फोरस 32 बच्चों इनटेक हो गया यहाँ पे डीएनए के अंदर बैक्टीरियोफेज के अंदर, एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। और कुछ हमने बच्चों बैक्टीरियोफेज ग्रो कराए बच्चों रेडियो एक्टिव सल्फर पे। याद करिए कि अमीनो एसिड बच्चों सल्फर के बने होते हैं और ये प्रोटीन कोड बच्चों अमीनो एसिड से बना होता है।
अगर हम इसको सल्फर 35 पे ग्रो कराएंगे जो कि एक रेडियो एक्टिव है, तो ये अब्सॉर्ब कर लेगा अपने प्रोटीन कोड पे। अब याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास दो बैक्टीरियोफेज हैं, एक जिसके बच्चों डीएनए में फास्फोरस 32 मौजूद है, एक जिसके प्रोटीन कोड पे S35 मौजूद है। अब आगे क्या करेंगे, वायरसेस को ग्रो कराया इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन्ड रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। देखिए बच्चों, ये बताई गई बात कि डीएनए में फास्फोरस होता है इसलिए वो इनटेक कर लेगा, लेकिन बच्चों प्रोटीन में नहीं होता है फास्फोरस इसलिए वो नहीं इनटेक करेगा। सिमिलरली इसी तरीके से जिन वायरसेस को हमने रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया है बच्चों, वो प्रोटीन में टेक कर लिए जाएंगे, लेकिन बच्चों डीएनए नहीं करेगा क्योंकि डीएनए में बच्चों सल्फर मौजूद नहीं होता है। अब आगे रेडियो एक्टिव फेजेस को बच्चों अलाउ किया गया कि ये एस्केरिशिया कोलाई को इन्फेक्ट करें। जब इन्फेक्शन आगे प्रोसीड हुआ तो वायरल कोट बच्चों रिमूव किए गए बैक्टीरिया बाय द एजिटेंग इन द ब्लेंडर। बच्चों ब्लेंडर में डाल के उनको चला दिया गया। ब्लेंडर कुछ नहीं, एक मोटर की टाइप की होती है, जैसे मिक्सी होती है, उसमें चला करके इनको हिला दिया गया, तो वहां प्रोटीन कोड जो थे वो बच्चों अलग हो गए। वायरस पार्टिकल वर सेपरेट किए गए फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल करके बच्चों वायरस के पार्टिकल को सेपरेट कर लिया गया। बैक्टीरिया जिन्होंने इन्फेक्ट किया था वायरस को, उनको देखा गया दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। बच्चों जिन बैक्टीरिया को देखा गया जो कि वायरस से इन्फेक्ट हुए थे, उनके अंदर डीएनए रेडियो एक्टिव पाया गया। इससे क्या पता चलता है कि डीएनए अगर रेडियो एक्टिव है, यानी जो वायरस इसको इन्फेक्ट कर रहा था प्रोटीन कोड बाहर रह जा रहा है, डीएनए ही अंदर जा रहा है, इससे सबूत मिल गया। और यानी डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्म करा रहा है। तो इंडिकेट करता है दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरसेस टू द बैक्टीरिया। वो डीएनए ही मटेरियल था जो वायरस से बैक्टीरिया में प्रवेश कर रहा था। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव। जो बैक्टीरिया बच्चों इन्फेक्ट किए गए थे सल्फर 35 के साथ, उनके अंदर किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं मिला, यानी वो बैक्टीरिया बच्चों रेडियो एक्टिव नहीं पाए गए। इससे इंडिकेट होता है कि प्रोटीन बच्चों बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं होती है। वायरसेस जो कि बच्चों वायरस का मतलब जो प्रोटीन होता है वो इंटर नहीं करता है बच्चों बैक्टीरिया के अंदर, जबकि डीएनए कर जाता है। डीएनए इसीलिए बच्चों जेनेटिक मटेरियल पाया गया दैट इज जो कि वायरस से बैक्टीरिया में पास कर रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट को डायग्राम से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा बच्चों। यहाँ देखिए डीएनए बच्चों लिया गया है फॉस्फोरस 32 और प्रोटीन का कोट लिया गया है सल्फर 35 के साथ। पहला चरण जो है वो इन्फेक्शन का है बच्चों। देखिए दोनों में दो कॉलोनी बनाई गई, इसमें भी इन्फेक्शन कराया गया, इसमें भी इन्फेक्शन कराया गया। अब चूंकि डीएनए पे 32 है तो बच्चों डीएनए में फास्फोरस जो है वो इंसर्ट कर जाएगा। इस तरीके से डीएनए देखिए इंसर्ट हो रहा है, तो डीएनए इंसर्ट हो गया। डीएनए इंसर्ट हो गया, अब उसके बाद हमने क्या कराई बच्चों, ब्लेंडिंग कराई। जब ब्लेंडिंग कराई तो देखिए यहाँ डीएनए बच्चों बिना रेडियो एक्टिव का है, ये भी इंसर्ट हो गया। ब्लेंडिंग कराने से क्या हुआ बच्चों, प्रोटीन कोड को मैंने रिमूव कर दिया हम लोगों ने। प्रोटीन कोड रिमूव हुआ, उसके बाद देखिए क्या हुआ, इस बैक्टीरिया की सर्च की गई, इस बैक्टीरिया के बारे में जानकारी ली गई, तो यहाँ जो डीएनए मौजूद है बच्चों, ये डीएनए बच्चों कैसा है, रेडियो एक्टिव है, क्योंकि यही बच्चों क्या बनवा रहा है, बैक्टीरियोफेजेस का फॉर्मेशन करवा रहा है। यहाँ जो बैक्टीरियोफेज बने बच्चों, उनके अंदर हमें किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं मिला। क्लियर? तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर सकता है। इसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई, किसी ने भी अब क्वेश्चन लगाना छोड़ दिया कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब एक और चीज आती है बच्चों, हमने शुरुआत में पढ़ा हुआ है कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। कुछ वायरसेस में हम लोगों ने कहा कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो आरएनए और बाकी ऑर्गेनिज्म में आखिर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम क्यों नहीं करता? हमारे अंदर ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करने लग जाए, ऐसा क्यों नहीं करता? तो उसके कुछ रीजंस हैं जो कि यहाँ एनसीईआरटी में दिए गए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए वर्सेस आरएनए देखेंगे। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए की जेनेटिक मटेरियल बच्चों अनइक्विवोकली प्रूव कर लिया गया, रिजॉल्व कर दिया गया हर्षे चेज के एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इट बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट डीएनए दैट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर सब्सिक्वेंटली बिकम, इससे और क्लियर हुआ एक बात
कि दैट कुछ वायरसेस में बच्चों आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको बोलते हैं बच्चों टीएमवी, इसमें आरएनए करता है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस बच्चों, इसमें भी आरएनए करता है। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। अब आगे बात ये क्वेश्चन की उठती है कि डीएनए ही बच्चों जेनेटिक मटेरियल क्यों है प्रीडोमिनेंटली हर ऑर्गेनिज्म में, वेयरएज आरएनए परफॉर्म करता है डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर की तरह, एडॉप्टर की तरह इसको पाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर इनके केमिकल स्ट्रक्चर में बच्चों कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हमें देखने हैं। कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? यस। पहला तो बच्चों इनके शुगर में डिफरेंस होता है। एक में बच्चों आरएनए में जो कि राइबोज शुगर है और डीएनए में बच्चों डीऑक्सी राइबोज शुगर का पाया जाना होता है। वहीं अगर आरएनए में देखें बच्चों नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडीन यूरेसिल उपलब्ध होता है और डीएनए में बच्चों यूरेसिल की जगह थाइमीन होता है। ये दो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी बच्चों डिफरेंस हो सकते हैं। आगे इट शुड बी, तो यहाँ कुछ क्राइटेरिया है बच्चों कि कौन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ क्राइटेरिया जो फुलफिल करे न्यूक्लिक एसिड तो वो जेनेटिक मटेरियल कहलाए। पहली प्रॉपर्टी, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। बच्चों डीएनए भी अपनी कॉपी जनरेट कर सकता है एंड आरएनए भी अपनी कॉपी बच्चों जनरेट कर सकता है, यहाँ रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। बच्चों डीएनए ज्यादा केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है आरएनए की अपेक्षा। याद करिए कि आरएनए बच्चों एक एंजाइम की तरह भी काम करता है बच्चों, ठीक है, तो ये ज्यादा एक्टिव होता है। नेक्स्ट, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। डीएनए बच्चों स्लो चेंजेस प्रोवाइड करता है। याद करें आप रिकॉम्बिनेशन पढ़ करके आ रहे हैं अभी मियोसिस में, तो ये स्लो चेंजेस ही हैं, उसी के कारण बच्चे माता पिता से भिन्न होते हैं, जिसके कारण बच्चों इवोल्यूशन की प्रोसेस लगातार कंटिन्यू होती है एवरी स्पीसीज में। नेक्स्ट, जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। स्वतः बच्चों अपने आप को ये एक्सप्रेस करना इसको आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। जिस तरीके से मेंडेलियन कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे थे वैसे ही एक्सप्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट बात कही जा रही है कि इफ वन एग्जामाइन, अगर कोई एग्जामाइन करता है ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड बच्चों डीएनए एंड आरएनए इनके पास एबिलिटी है बच्चों अपने डुप्लीकेशन को कराने के लिए, दोनों के दोनों डुप्लीकेशन करा सकते हैं। अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, जैसे कि हम प्रोटीन की बात करें, फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। तो यहीं से बच्चों पहले क्राइटेरिया से ही प्रोटीन के बारे में हम सोचना बंद कर देंगे कि प्रोटीन भी कहीं कहीं जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकती है कि नहीं। जेनेटिक मटेरियल शुड भी बच्चों स्टेबल होने चाहिए, इन्हें नहीं चेंज होना चाहिए डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में, एज या विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गंभीर संकट आ जाएगा, बहुत बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट बच्चों। ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से ये समझ में आया कि स्टेबिलिटी थी, वरना तो बच्चों एस स्ट्रैंड का डीएनए बदल भी तो सकता था। अगर एस स्ट्रैंड का डीएनए बदल जाता तो क्या वो आर स्ट्रैंड में जाने पे बीमारी कॉज कर सकता है? नहीं। तो आंसर है बच्चों नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इटसेल्फ दैट हीट विच किल्ड, अगर हीट्स के द्वारा देखें जो कि बैक्टीरिया को बच्चों किल कर रहा था, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। Itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material। तो हीट किल्ड करने पे भी ग्रिफिथ के बच्चों डीएनए नहीं खराब हुआ था। This now can easily be explained in light of the DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together। ये इससे पता चलता है अगर बच्चों ये जो डीएनए का थ्रेड है ना, अगर इसको हम हीट करके सेपरेट भी कर दें, when appropriate condition प्रोवाइड कर दी जाए तो ये बच्चों सेपरेट हो सकते हैं हीट से। फर्दर 2-OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए एक रिएक्टिव ग्रुप बना देता है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, राइबोज शुगर है और यहाँ से OH गायब हो चुका है डीएनए में, लेकिन यहाँ पर आरएनए में बच्चों 2' पर OH प्रेजेंट है। OH की प्रेजेंट होने से बच्चों आरएनए लबाइल है, मोर रिएक्टिव है, इजिली डिग्रेडेबल है बच्चों।
आरएनए इज ऑल्सो नोन एज टू बी कैटालिटिक बच्चों, हेंस रिएक्टिव होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। देयरफॉर डीएनए केमिकली बच्चों लेस रिएक्टिव है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है अगर हम आरएनए से बात करें। इसलिए अमंग द दोनों न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए में डीएनए बच्चों बेटर जेनेटिक मटेरियल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, बट डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट की बात करें, प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल ऑल्सो बच्चों कन्फर करता है एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए। अब डीएनए में जो थाइमिन होता है बच्चों, ये थाइमिन सपोर्ट करता है डीएनए को बच्चों स्टेबल होने के लिए। डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है थाइमिन के होने से। डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ रिपेयर ऑफ डीएनए एंड यू विल स्टडी इन दिस हायर क्लासेस बच्चों। तो जब आप हायर क्लासेस देखेंगे तो उसमें देखेंगे थाइमिन का क्या रोल है बच्चों। दोनों में डीएनए एंड आरएनए में अगर हम बात करें तो क्षमता है म्यूटेशन करने की। आरएनए बच्चों बीइंग अनस्टेबल तेजी से फास्टर रेट से बच्चों म्यूटेट कर सकता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, अभी जल्दी गया है बच्चों कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक प्रकार का आरएनए रखने वाला वायरस था बच्चों, और ये इसीलिए इसमें इतने जल्दी जल्दी स्ट्रेन्स आ रहे थे क्योंकि इसमें बहुत तेजी से म्यूटेशन हो रहा था। कॉन्सिक्वेंटली बच्चों जिनमें आरएनए में वायरस का जीनोम होता है शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है, म्यूटेट बहुत तेजी से हो जाते हैं, इवॉल्व फास्टर। बच्चों आरएनए डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, हेंस इजीली बच्चों अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, जबकि डीएनए डिपेंडेंट होता है आरएनए पर प्रोटीन की सिंथेसिस को करवाने को लेके। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी बच्चों आरएनए के इर्द गिर्द ही इवॉल्व हुई है। अबव डिस्कशन इंडिकेट करता है कि बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज द जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए क्योंकि मोर स्ट्रक्चरली एंड बस डीएनए बीइंग मोर स्टेबल प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि डीएनए बच्चों मोर स्टेबल है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है, जबकि आरएनए बच्चों ये रिएक्टिव है इसलिए ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। आरएनए बच्चों ट्रांसमिशन के आधार पे ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। तो आज हम लोगों ने ये पार्ट 2 पढ़ा बच्चों। पार्ट 2 में डीएनए एंड आरएनए के कंपैरिजन को पढ़ लिया, साथ में पढ़ लिया कि जेनेटिक मटेरियल क्या था, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे। अब हमारा तीसरा पार्ट होगा बच्चों आरएनए वर्ड पे, डीएनए डुप्लीकेशन पे और आरएनए के रेप्लिकेशन पे, ट्रांसक्रिप्शन पे और आगे जेनेटिक कोड। फिर उसके बाद फोर्थ लेक्चर होगा। फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे एचजीपी को और साथ में पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। एक साथ ये टॉपिक फोर्थ में कवर होंगे। तब तक आप लाभ उठाइए इन लेक्चर से, लाइन बाय लाइन पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन आपको है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।